अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे नल वेक्टर्स को, इक्वल वेक्टर्स को एंड लास्ट पे हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर को। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले नल वेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नल वेक्टर की डेफिनेशन है अ वेक्टर whose magnitude is 0 but it has arbitrary direction। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। नल वेक्टर से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, नल वेक्टर इज अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड and arbitrary direction। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, एक वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो नल वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 0। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस। स्टूडेंट्स, अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया तो हम उसकी डायरेक्शन कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसका मतलब है कि आपकी मर्जी है, आप उसकी डायरेक्शन किसी भी तरफ कंसीडर कर लें। तो स्टूडेंट्स, नल वेक्टर को डिफाइन करने के बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से हम नल वेक्टर को ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी हम एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर में ऐड करें, तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव ए, माइनस ए। तो स्टूडेंट्स, जब हम एक वेक्टर ए को उसके नेगेटिव वेक्टर माइनस ए में ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स रिजल्ट आएगा 0। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर हम वेक्टर को 0 से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बिकॉज वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो आपका रिजल्ट आएगा नल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम 0 के ऊपर एरो ड्रॉ करेंगे ताकि हमें मालूम हो कि ये 0 एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कौन सा वेक्टर है? नल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये थी नल वेक्टर की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। नल वेक्टर को डिस्कस करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वल वेक्टर्स को। तो स्टूडेंट्स, इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर होंगे? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर हो रहा है कि इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होंगे जो इक्वल होंगे। इक्वल किस सेंस में? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे 2 or more vectors are equal if they have same magnitude and same direction। और स्टूडेंट्स, यहां पर आपने एक पॉइंट याद रखना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, तो यहां पे हम लिखेंगे
regardless of the position of their initial points. इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि ये चीज मैटर नहीं करती कि दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है या फिर दोनों वेक्टर्स डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों वेक्टर्स की टेल डिफरेंट पॉइंट्स पे लाई कर रही है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो हम उन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहेंगे। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। For example, students, we have a vector A and vector B. स्टूडेंट्स यहां पर मैंने जानबूझकर वेक्टर A को डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट किया है और वेक्टर B को डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट किया है ताकि हम इस लाइन को समझ सकें। तो आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। लेकिन डेफिनेशन में तो सिर्फ दो चीजें मेंशन है, कौन सी? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर A is equal to vector B because both of these vectors have same magnitude and same direction. स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर्स के बाद हम टू मोर कैटेगरीज को समझने की कोशिश करते हैं, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिख रहा हूं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स अगर पैरेलल वेक्टर्स की बात की जाए, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो उन वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेक्टर C एंड वेक्टर D। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वेक्टर C एंड वेक्टर D की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो हम इन वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। और स्टूडेंट्स अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो? ऑपोजिट हो। फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर C एंड दिस इज वेक्टर D, चाहे उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन स्टूडेंट्स अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे वेक्टर्स जो इक्वल वेक्टर्स हैं वो पैरेलल वेक्टर्स भी होंगे, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और वो इक्वल भी हों, क्योंकि ये डिपेंड करता है, पैरेलल में तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए लेकिन इक्वल वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन के साथ साथ दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया, देन एक एग्जांपल देखी और देन हमने ये भी डिस्कस किया कि इक्वल वेक्टर्स के अलावा पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब है। नाउ स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर को भी हम स्टार्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन से।
तो स्टूडेंट्स जैसा कि नाम से हमें एक हिंट मिल रहा है, पोजीशन वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो हमें पोजीशन बताएगा, किसकी? किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की, प्लेन में भी और स्पेस में भी। प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशन और स्पेस का मतलब है 3 डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ वेक्टर which describe the location of a point or an object but with respect to a reference point which is called origin। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं a vector which describe the location or position of a point or an object तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? ऐसा वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट। तो बात यहां तक काफी नहीं है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या पॉइंट की या किसी भी चीज की लोकेशन पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूं, आप क्लासरूम में फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि स्टूडेंट्स क्लॉक कहां पे लगी हुई है आपके रूम के अंदर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके रूम में, आपके क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड कहां पे लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर दीवार के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल आपने उस व्हाइट बोर्ड की लोकेशन को बताया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस जो कि यूज किया आपने वॉल, दीवार। फॉर एग्जाम्पल कमरे में टेबल के ऊपर एक गिलास पड़ा हुआ है और मैं आपसे रैंडमली पूछता हूं कि कमरे के अंदर गिलास कहां पड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सर टेबल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपने ग्लास की पोजीशन, लोकेशन बताई है विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस जो कि आपने यूज किया है टेबल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताते हैं तो हमारा रेफरेंस क्या होता है? ओरिजिन। तो हम यहां पे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन और पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट but with respect to a reference point। और इस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड ओरिजिन। इस रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने के बाद अब हम पोजीशन वेक्टर के एग्जांपल्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर्स की 2 टाइप्स हैं। हम प्लेन के लिए और स्पेस के लिए अलग अलग पोजीशन वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेन को डिस्कस किया था, तो अगर वही प्लेन एक्स वाई प्लेन में यहां पे ड्रॉ करूं, स्टूडेंट्स ये रहा हमारा एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन में हमारे पास एक पॉइंट है P। अब हमने इस पॉइंट P की लोकेशन और पोजीशन बतानी है किस लिहाज से? ओरिजिन के लिहाज से। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट P तक, और जब हम पॉइंट P पर पहुंचेंगे वहां पर हम एक एरो हेड ड्रॉ करेंगे। और स्टूडेंट्स इट इज द पोजीशन वेक्टर जो कि पॉइंट P की लोकेशन और पोजीशन को बता रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्कस किया था, प्लेन के अंदर अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट P तक पहुंचना चाहता हूं तो मैं 2 डिस्टेंसेस कवर करूंगा। एक डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेकेंड डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो P की नोटेशन क्या बनेगी? AB। AB का मतलब है A डिस्टेंस हम कवर करेंगे
इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और b यूनिट्स का डिस्टेंस हम कवर करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम बनाने के बाद इस केस के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा उसकी नोटेशन क्या होगी? r इज द पोजीशन वेक्टर। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास टू डिस्टेंसेस हैं, a एंड b, और a इज इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और b है इज इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स याद कीजिएगा, यूनिट वेक्टर में हमने देखा था कि x की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं? i कैप, और y एक्सिस के लिए j कैप। तो हम लिख सकते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट p इन अ प्लेन इज इक्वल टू a i कैप प्लस b j कैप। तो स्टूडेंट्स, ये थी फाइनल नोटेशन फॉर पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन। और अगर स्टूडेंट्स हम इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हम इसको मोड की फॉर्म में लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड के लिए हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का स्क्वायर फाइंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर के बिटवीन क्या आएगा? प्लस का साइन, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर r का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लेन के अंदर पोजीशन वेक्टर को डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं स्पेस मींस 3 डायमेंशंस के अंदर पोजीशन वेक्टर की नोटेशन किस तरह से लिखी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर इन अ स्पेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस यानी कि 3 डायमेंशंस को डिस्कस किया था, अगर उसी डायग्राम को मैं यहां पर रीड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं स्पेस के अंदर हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन हो और हमने पॉइंट P की पोजीशन और लोकेशन बतानी है तो हम क्या करेंगे? हम ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट P तक, और ये इस पॉइंट P का क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। और स्टूडेंट्स, पॉइंट P को हम किस तरह लिखेंगे? A, B, C। इसका मतलब यह है स्पेस के अंदर अगर मैं ओरिजिन से पॉइंट P तक जाना चाहता हूं तो मुझे 2 की बजाय 3 डिस्टेंसेस कवर करना होंगे। एक डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, सेकंड डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, एंड थर्ड एंड द लास्ट डिस्टेंस अलोंग z एक्सिस। और स्टूडेंट्स, इस पोजीशन वेक्टर की नोटेशन क्या होगी? r वेक्टर a i कैप प्लस b j कैप, जैसा कि हमने प्लेन में लिखा था। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज का इजाफा होगा कि यहां पर हमारे पास 2 एक्सिस की बजाय 3 एक्सिस हैं। थर्ड एक्सिस किसको ऐड किया हमने? z एक्सिस को। और z एक्सिस के अलोंग हम कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? c। और z एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? k कैप। और स्टूडेंट्स, हम लास्ट पे लिखेंगे c k कैप। और अगर हम इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो अगेन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे स्क्वायर रूट। अब हम तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये थी एग्जांपल्स पोजीशन वेक्टर्स की। हमने देखा कि किस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को प्लेन और स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, और पोजीशन वेक्टर की नोटेशन क्या है, और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल 2.1 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, विच स्टेट्स दैट द पोजीशन ऑफ 2 एरोप्लेन्स at any instant are represented by 2 points A and the coordinates of A are 2, 3 and 4, and point B and the coordinates of point B are 5, 6 and 7 from origin O in kilometer as shown in figure 2.8.
स्टूडेंट्स दिस इज द फिगर विच इज आल्सो गिवन इन दिस एग्जाम्पल, और ये फिगर बुक में ड्रॉ की गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी फिगर को रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में इस एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स। देयर पोजीशन वेक्टर्स मींस दैट कि हमने उन दोनों एरोप्लेन्स ए एंड बी के पोजीशन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना है, एंड देन वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। नाउ स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को रीड करने के बाद और इंपॉर्टेंट वैल्यूज और इंफॉर्मेशन को हाईलाइट और अंडरलाइन करने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे इस एग्जाम्पल में जो इंपॉर्टेंट डाटा गिवन है उसको। तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ देयर आर टू एरोप्लेन्स, लेकिन फर्स्ट एरोप्लेन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2, 3, 4 और सेकंड एरोप्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 6, 7। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एरोप्लेन ए आर A, 2, 3 and 4, and similarly we can write coordinates of aeroplane B are 5, 6 and 7। नाउ स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स को देख के आप कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ए एंड कोऑर्डिनेट्स बी। तो स्टूडेंट्स इट मींस दैट कि ये कोऑर्डिनेट्स स्पेस के लिए गिवन है, ना कि प्लेन के लिए, क्योंकि प्रीवियसली हम ये चीज सीख चुके हैं कि जब भी 3 वैल्यूज गिवन होंगी, जब भी 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, इट मींस दैट कि वो जो प्रॉब्लम है वो स्पेस के लिए गिवन है, ना कि प्लेन के लिए। नाउ स्टूडेंट्स डाटा लिखने के बाद अब हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमने किस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हम एरोप्लेन ए और एरोप्लेन बी के पोजीशन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर को हम सिंबल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ एरोप्लेन ए इज आर ए एंड इट इज अननोन, एंड we will also find the position vector of aeroplane B, which is represented by RB। दोनों एरोप्लेन्स के पोजीशन वेक्टर्स को कैलकुलेट करने के बाद देन स्टूडेंट्स हम दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एरोप्लेन A और B के दरमियान डिस्टेंस को हम AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। AB is the distance between aeroplanes. It is also unknown। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स जैसा कि ये एग्जाम्पल स्पेस यानी कि 3 डायमेंशंस के लिए गिवन है, और हम जानते हैं कि स्पेस के अंदर पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है,
it is represented by A I cap plus B J cap plus C K cap, और इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्पेस के अंदर किसी भी वेक्टर के हमेशा 3 कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर आई कैप को यूज करते हैं। द सेकेंड कंपोनेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, और जिसकी डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर जे कैप को यूज करते हैं। और फाइनली थर्ड कंपोनेंट इज अलोंग जी एक्सिस, और इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर के कैप को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था जनरल फॉर्मूला फॉर द पोजीशन वेक्टर इन स्पेस और 3 डायमेंशंस। नाउ स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूला को हम पहले एरोप्लेन ए के लिए यूज करेंगे और देन एरोप्लेन बी के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं फॉर एरोप्लेन ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर ए। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम एरोप्लेन ए के कोऑर्डिनेट्स को देखें, फर्स्ट डिजिट इज द वैल्यू ऑफ ए, सेकेंड डिजिट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड द थर्ड डिजिट इज द वैल्यू ऑफ सी। इट मीन्स दैट कि एरोप्लेन का जो x कंपोनेंट है मींस एरोप्लेन का जो x एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस है दैट इज 2 यूनिट्स, y एक्सिस के अलोंग इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 3 यूनिट्स, और z एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस की वैल्यू है 4 यूनिट्स। तो हम लिख सकते हैं a की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, आई कैप विल रिमेन एज इट इज, जो कि शो करेगा कि 2 यूनिट्स का डिस्टेंस हमने कवर किया है, या फिर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नाउ स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू है 3 जे कैप। इट मींस दैट कि 3 यूनिट्स और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कवर किया है। एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 4 and k cap will remain as it is। और फाइनली 4k cap का मतलब है कि एरोप्लेन ने 4 किलोमीटर और 4 यूनिट्स का डिस्टेंस z एक्सिस के अलोंग कवर किया। तो स्टूडेंट्स, ये था पोजीशन वेक्टर फॉर एरोप्लेन ए। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर फॉर एरोप्लेन ए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एरोप्लेन बी के लिए पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं फॉर एरोप्लेन बी। तो स्टूडेंट्स, अगर डाटा में देखा जाए तो बी के कोऑर्डिनेट्स थे 5, 6 एंड 7। तो एरोप्लेन बी का पोजीशन वेक्टर होगा 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो स्टूडेंट्स, इस पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि एरोप्लेन बी ने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है अलोंग z एक्सिस। नाउ स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ इन सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 एरोप्लेन्स A एंड B। नाउ स्टूडेंट्स, दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए हम फिगर 2.8 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिगर 2.8 के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल, this is the origin or the starting point, and this is the vector for aeroplane B, and this is the vector
फॉर एरोप्लेन ए। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ओरिजिन इज द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से दोनों एरोप्लेन्स डिफरेंट डायरेक्शंस पे निकलते हैं। तो बी की पोजीशन आप देख सकते हैं, एरोप्लेन ए की पोजीशन आप देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स फिगर 2.8 को अगर हम कंप्लीट करें, थर्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स ए बी। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में ब्लू वेक्टर की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स। तो स्टूडेंट्स अगर इसी फिगर के ऊपर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा इन तीनों एरोज में से। तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर को आइडेंटिफाई करने का हिंट है कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से कंसाइड कर रही होगी और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के और लास्ट वेक्टर के हेड से कंसाइड कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों वेक्टर्स की टेल्स आपस में मिल रही हैं और यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के हेड्स आपस में मिल रहे हैं। तो इट मीन्स दैट ओ बी विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओ ए को ए बी में ऐड करता हूं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ए आएगा। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम लिख सकते हैं द सम ऑफ टू वेक्टर्स ओ ए एंड ए बी विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा गया है जिसको हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक लिखा है। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में हमारी अननोन वैल्यू कौन सी है? इट इज ए बी। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में अननोन वैल्यू कौन सी है? इट इज ए बी। तो स्टूडेंट्स अगर हम ए बी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएं तो ओ ए को जब हम इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए बी। नाउ स्टूडेंट्स इस फाइनल एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन 2 का नाम भी दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स फाइनली इक्वेशन नंबर 2 में हम ओ बी एंड ओ ए की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पोजीशन वेक्टर ओ बी एंड पोजीशन वेक्टर ओ ए, तो स्टूडेंट्स ओ बी क्या है? ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एरोप्लेन बी, जिसको हमने इस एग्जाम्पल में आर बी से रिप्रेजेंट किया है। तो हम ओ बी की जगह आर बी भी लिख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स व्हाट इज ओ ए? ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एरोप्लेन ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है आर ए से। तो स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन 2 को पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स आर बी माइनस आर ए। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्मूला में पोजीशन वेक्टर आर बी की वैल्यू को पुट करते हैं, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है, दैट इज 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस, स्टूडेंट्स यहां पर एक बात याद रखिएगा, जब भी वैल्यूज से पहले नेगेटिव साइन आए
तो आपने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करनी है, बिकॉज जब हम नेगेटिव साइन को वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि साइन चेंज करना होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी नेगेटिव साइन की वजह से आर ए पोजिशन वेक्टर के साइन चेंज हो जाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आर ए की वैल्यू थी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। नाउ स्टूडेंट्स 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाएं तो आप देख सकते हैं ये तीनों वैल्यूज के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपकी वैल्यूज आएंगी -2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। नाउ स्टूडेंट्स i कैप वाली वैल्यू को हम i कैप वाली वैल्यू में सॉल्व करेंगे, j कैप विल बी सोल्व्ड विद j कैप और k कैप की वैल्यू को हम k कैप की वैल्यू से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 5i minus 2i it is equal to 3i cap, 6j cap minus 3j cap रिजल्ट आएगा प्लस 3j cap एंड फाइनली 7k cap minus 4k cap रिजल्ट आएगा प्लस 3k cap। तो स्टूडेंट्स हमने ए बी के दरमियान टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर विच इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। तो अगर हम सिंपल डिस्टेंस यानी कि इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज देखी थी कि किस तरह से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में हम आई जे के को यूज नहीं करेंगे, बल्कि आई के साथ वाली वैल्यू जो कि एक्स कंपोनेंट है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जे कैप के साथ जो वैल्यू है जो नंबर है दैट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और के कैप के साथ जो नंबर और वैल्यू है दैट इज द जी और जेड कंपोनेंट उसकी वैल्यू पुट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इसी को इनको फर्दर सोल्व करें 3 square is 9, 3 square is 9, 3 square is 9 and students 9 plus 9 plus 9 we will get square root 27 and finally students अगर square root 27 को सॉल्व किया जाए तो फाइनल आंसर आएगा 5.2 kilometers. Students, this is the total distance between the two aeroplanes. 5.2 kilometers. तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल 2.1 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने सबसे पहले एरोप्लेन ए एंड एरोप्लेन बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा। देन हमने दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट की, जिसका फाइनल आंसर आया 5.2 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।